Hello everyone. In last class we have discussed about the polarization of light और हमने ये देखा था कि पोलराइजेशन करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था बाय द रिफ्लेक्शन और वो मेथड्स हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कौन सी मेथड से? रिफ्रैक्शन से। देन हम बात करेंगे डबल रिफ्रैक्शन की और फिर हम बात करेंगे डायक्रोइज्म की। आपको ये बताया था कि जब लाइट को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट कराया जाता है तो रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है? पोलराइज्ड हो जाती है। और उस इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को आपने दिया था नाम एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और जो लाइट या रे रिफ्रैक्ट हो रही थी वो क्या थी? पार्शियली पोलराइज्ड। ये बात हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे सेकंड मेथड है क्या? वो उस मेथड का नाम है कौन सी मेथड? बाय द रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन से किस तरह से अनपोलराइज्ड लाइट को बाय द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से हम किस तरह से अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं। जैसे मैं ये बना रहा हूं, कोई एक ऐसे डिवाइस है, ऐसा अरेंजमेंट बना दिया जाए इसमें। जैसे हमने एक ऐसा अरेंजमेंट बना दिया, इसमें क्या ले ली? नंबर ऑफ प्लेट्स ले ली। जैसे ये हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स हैं और इस तरह से ये रखी हुई हैं। इस तरह से बहुत सारी प्लेट्स रख दी हमने, इस तरह से है ये। अब आप यूं देखें कि ये जो लाइट है यहां से आ रही है और इंसिडेंट हो रही है इस पे, और ये लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट है। ये इस तरह से जो लाइट की बात कर रहे हैं हम, ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है। यानी इसमें ये वाले वाइब्रेशन भी हैं और ये डॉट वाले वाइब्रेशन भी हैं। इस तरह वाली लाइट है ये वाली, जिसको आप क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। जैसे ही ये गिरेगी इन प्लेट्स पे, ये जो देख रहे हैं ये तो कुछ नहीं, सिंपल आप ये कह सकते हैं जिनको हमने कवर कर रखा है। ये इस तरह से सिंपल इसको कवर कर रखा है, एक अरेंजमेंट तैयार कर रखा है। ये सिंपल हमने एक अरेंजमेंट तैयार कर दिया इस तरह से, और इसके अंदर हमने जो रखी हुई है ये जो इंक्लाइंड है, ये क्या है? ये सारी की सारी है हमारे पास में ग्लास प्लेट्स। ये ग्लास प्लेट्स, जैसे ही लाइट इस पे गिरेगी, गिरने पे लाइट क्या होगी? लाइट गिरने के बाद में ये होगी, यहां से ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है वो कंप्लीटली क्या होती है? पोलराइज्ड होती है। और आगे जो बढ़ेगी वो क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने वाली क्या होती है? पार्शियली पोलराइज्ड। फिर से ये क्या होगी? उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट क्या होगी? यानी कुछ डॉट बचे थे इसमें, देखो सारी की सारी ये थी, कुछ डॉट बच गए थे, वो इधर रिफ्लेक्ट हो गए। आगे फिर से रिफ्लेक्ट हुई तो जो डॉट बचे थे वो क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और फिर जैसे जैसे ये आगे लाइट बढ़ेगी, यदि नंबर ऑफ प्लेट्स बहुत ज्यादा है तो यहां से जो निकलने वाली लाइट है वो हमें क्या मिलेगी? वो लगभग इस तरह की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ डॉट थे, कुछ डॉट मिल रहे थे। वो डॉट कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर। तो ये जो लाइट हमें मिल रही है, ये देखो बार बार रिफ्रैक्शन होने के कारण इफ द नंबर ऑफ प्लेट्स आर लार्ज, बहुत ज्यादा है, इन केस जो एमर्जेंट लाइट है, ये जो लाइट है ये क्या होगी? प्लेन पोलराइज्ड होगी। और ये तो ऑलरेडी ही क्या है? पोलराइज्ड है। ये तो क्या है? कंप्लीटली पोलराइज्ड। और ये क्या थी? ये पार्शियली पोलराइज्ड थी, रिफ्रैक्शन होने वाली। लेकिन यदि नंबर ऑफ प्लेट्स बहुत ज्यादा है तो बार बार देखो, इसमें आपने यही तो देखा था कि यहां से लाइट आ रही थी इस तरह से रिफ्लेक्शन से,
और ये देखा था आपने कि यहां जा रही थी वो कंप्लीटली क्या थी, पोलराइज्ड थी, लेकिन यहां जो जा रही थी वो आपने देखा था क्या थी, पार्शियली पोलराइज्ड थी, यानी उसमें कौन से थे, डॉट वाले वाइब्रेशन भी थे, लेकिन बार बार ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी तो डॉट वाली इधर चले जाएगी इस तरह से। तो नंबर ऑफ लाइट्स बहुत ज्यादा है तो ये लाइट क्या होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। इफ द नंबर ऑफ लाइट्स आर लार्ज then this light will be, then it will be, ये जो निकल रही है यहां से, it will be completely polarized, ये क्या होगी, completely polarized होगी। और यहां जो लाइट गिरा रहे हैं आप, ये वाली कौन सी है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ये जो देख रहे हैं वो है आपके पास में अनपोलराइज्ड लाइट। सो यहां तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये बाय द रिफ्रैक्शन, यानी जो रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड थी, लेकिन यदि ये प्लेट ग्लास स्लैब्स बहुत ज्यादा रख देंगे तो ये क्या बनती जाएगी, पोलराइज्ड बनती जाएगी, यानी इसका अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि हम नंबर ऑफ ग्लास प्लेट इंक्रीज करते हैं तो अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये है बाय द रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो बाय द डबल रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन से आप अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं, रिफ्रैक्शन आप 10th लेवल तक भी स्टडी कर चुके हैं, तो रिफ्रैक्शन आपके लिए न्यू नहीं था। हम बात करते हैं डबल रिफ्रैक्शन। कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जैसे कैल्साइट क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज है, वो डबल रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डबल रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए हम अब बात कर रहे हैं डबल रिफ्रैक्शन की, यानी पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट जो मेथड थी वो है पोलराइजेशन बाय द डबल रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय द डबल रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय द डबल रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट जो मेथड थी वो क्या थी, पोलराइजेशन by the double refraction, double refraction, पोलराइजेशन बाय द डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन किस तरह से होता है वो देखिए। अब देखिए जैसे मैंने ये बताया डबल रिफ्रैक्शन होता क्या है, फर्स्टली हम ये देखते हैं, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं है ना, उन पे व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, जैसे मैं फर्स्टली इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे ये मान लो एक कैल्साइट क्रिस्टल है या क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ना, ये देखिए ये आपके पास में क्या है, एक कैल्साइट क्रिस्टल है या क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जैसे, और यहाँ पे यदि आप कैसी लाइट इंसिडेंट कराते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड का मतलब इसमें ये वाले वाइब्रेशन भी हैं और डॉट वाले वाइब्रेशन भी हैं, ये दोनों तरह की वाइब्रेशन है ना, ये भी वाइब्रेशन है और ये डॉट वाले वाइब्रेशन भी है, यानी ये वाइब्रेशन भी है और डॉट वाले वाइब्रेशन भी है। जब इस अनपोलराइज्ड लाइट को कुछ सर्टेन क्रिस्टल है जैसे कैल्साइट क्रिस्टल है, इन पर इंसिडेंट कराया जाता है तो ये लाइट कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक वो लाइट जो कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे नहीं करती यानी स्ट्रेट निकल जाती है, और दूसरी वो लाइट जो कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे करती है, जैसे मैंने ये नॉर्मल बनाया यहाँ पे, तो वो जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, डेंसर में एंट्री हुई है उसकी, तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की ओर आ जाएगी। ये इस तरह की, एक के पास कौन से वाइब्रेशन होते हैं, ये वाले होते हैं, तो दूसरे के पास कौन से वाइब्रेशन होते हैं, डॉट वाले, यानी इसके पास है डॉट वाले वाइब्रेशन। ये जो देख रहे हैं, ये जो रे है, इसके पास कौन से वाइब्रेशन है, डॉट वाले वाइब्रेशन है, और ये जो दूसरी रे देख रहे हैं, इसके पास कौन से वाइब्रेशन है, इसके पास ये वाइब्रेशन है, ये वाले वाइब्रेशन।
यानी एक के पास है ये वाले इंसिडेंट प्लेन के परपेंडिकुलर वाले यानी डॉट वाले, और दूसरी के क्या है, इंसिडेंट प्लेन वाले वाइब्रेशन है। तो इस तरह से इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, डबल रिफ्रैक्शन बोला जाता है। यानी क्या कहा, जब आप ये कह सकते हैं जो अनपोलराइज्ड लाइट है, ये कैसी लाइट थी, अनपोलराइज्ड लाइट, इसको क्या कहूं मैं, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट नाम क्यों दिया आपने, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में नहीं है, वाइब्रेशंस हैं वो सभी डायरेक्शंस में है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, अनपोलराइज्ड लाइट। जब आपने कहा अनपोलराइज्ड लाइट को यहां गिराया तो ये कितने पार्ट्स में स्प्लिट हुई, 2 पार्ट्स में। एक वो रे है जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे नहीं कर रही, और जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे नहीं करता उसको क्या कहा जाता है भाई, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ऐसी रे को बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, या इसको हम शॉर्ट में कहेंगे क्या, ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और एक वो है जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे कर रही है। देखो ये मीडियम दूसरा हुआ, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से स्ट्रेट ना निकल के ये किधर आ गई, ये नॉर्मल की ओर आ गई। तो जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे करती है उसको कौन सी रे बोलते हैं, ऑर्डिनरी रे। तो इस खास फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। डबल रिफ्रैक्शन में दोनों ही जो रे मिल रही है हमें, वो दोनों ही क्या है, पोलराइज्ड। तो डबल रिफ्रैक्शन से भी हम क्या करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये फिर से मिल जाएगी, मिक्स होने के बाद में फिर से क्या बन जाएगी, अनपोलराइज्ड बन जाएगी। अभी दोनों को इंडिविजुअल देखें, अलग अलग देखें, तो दोनों ही रे कैसी हैं, पोलराइज्ड हैं। दोनों ही लाइट कैसी हैं, पोलराइज्ड हैं। ये बात क्लियर है। तो इस खास फिनोमिना को डबल रिफ्रैक्शन बोला जाता है। कैल्साइट क्रिस्टल में यदि देखें किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो कितनी इमेजेस दिखेंगी आपको, 2 इमेजेस दिखेंगी। किसकी वजह से, डबल रिफ्रैक्शन के वजह से। तो हम क्या लिखे, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन, व्हेन unpolarized light is incident on certain crystals like quartz or quartz or calcite, then it split into 2 parts। ये कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, 2 पार्ट्स में, into 2 parts, and one which obey as shown, and this phenomena is called, क्या बोलेंगे इसको, डबल रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, डबल रिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम दोनों रेज के बारे में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, या पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं, द रे वन इज द रे विच डज नॉट obey the law of refraction, है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ का क्या नहीं करती, ऑबे नहीं करती, कॉल्ड, कौन सी रे बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या, ई रे। और सेकंड वो है जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या करती है, ओबे करती है। दोनों ही क्या है, प्लेन पोलराइज्ड है। ये एक इस प्लेन में है
और दूसरी इंसिडेंस रे के परपेंडिकुलर प्लेन में है। एक तो इस प्लेन वाली है और दूसरी इस प्लेन वाली है। इंसिडेंट रे प्लेन ये है और दूसरी उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। सेकंड रे विच ओबे द लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन, जो कर रही है ओबे नहीं करता उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलोगे, और जो लॉज का ओबे कर रही है, लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन इज कॉल्ड, इसको कौन सी रे बोलेंगे, इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रे, ऑर्डिनरी रे, या इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या, ओ रे, क्योंकि आगे हम इसको ई रे बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ओ रे। फिर आप लिखेंगे बोथ रेज आर प्लेन पोलराइज्ड, दोनों ही रे कैसी हैं, प्लेन पोलराइज्ड रे हैं। क्लियर है, यानी दोनों ही यहां हमें जो रे मिल रही है वो कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड रे है ना। तो इसको नोट करिए, नोट कर लिया। तो देखिए अब हम बात करते हैं निकोल प्रिज्म की। निकोल प्रिज्म बेसिकली डबल रिफ्रैक्शन पे ही बेस्ड है। उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, डबल रिफ्रैक्शन। कैसे बनाते हैं, क्या उसकी वर्किंग होती है, निकोल प्रिज्म क्या होती है, निकोल प्रिज्म ही नाम क्यों दिया, बहुत सारे आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे होंगे। सबसे पहले तो आप देखिए इसको निकोल प्रिज्म क्यों नाम दिया, क्योंकि विलियम निकोल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, निकोल प्रिज्म। इन 1828 में कि इन्होंने डेवलप किया था इसको विलियम निकोल ने, तो उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, निकोल प्रिज्म। सो आज हम पढ़ने अभी जो बात कर रहे हैं वो क्या है, निकोल प्रिज्म की। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है, निकोल प्रिज्म। आप सबसे पहले तो ये देखिए इस प्रिज्म को, ये है क्या, इसके आपकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए भी है क्या। एक डिवाइस है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि अनपोलराइज्ड लाइट को किसमें कन्वर्ट कर सकती है, पोलराइज्ड लाइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के काम में लाई जाती है, और एनालाइजिंग के काम में भी ला सकते हैं। एनालाइजिंग का मतलब ये चेक करने के लिए कि वो लाइट है वो पोलराइज्ड है कि नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि निकोल प्रिज्म से हम लाइट को ये भी देख सकते हैं कि वो पोलराइज्ड है या नहीं, यानी एक पोलराइजर का काम भी करती है और एक एनालाइजर का काम भी करती है। पोलराइजर का मतलब समझे आप, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को हम क्या कह सकते हैं, पोलराइजर। और एनालाइजर का मतलब हुआ है जो एनालिसिस करे, किसका एनालिसिस करे कि जो लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट है कि नहीं है, उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, एनालाइजर। ये दोनों का ही काम करती है, एक पोलराइजर का भी काम करती है और एक एनालाइजर का काम भी करती है। तो सबसे पहले आपको पोलराइजर का काम करती है, इसका मतलब क्या हुआ, अनपोलराइज्ड लाइट को किसमें कन्वर्ट करती है, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करती है। और आप इससे ये भी देख सकते हैं कि कोई भी लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है, दोनों ही काम है। तो फर्स्टली हम इसके डेफिनेशन, हाँ इसको किन्होंने डेवलप किया था, इट इज डेवलप्ड बाय द विलियम निकोल ने डेवलप किया था इसको 1828 में। तो इसलिए इनके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, निकोल प्रिज्म है। क्या इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस है ये, फॉर प्रोड्यूसिंग एंड फॉर यूज्ड फॉर producing and analyzing the plain polarized light, यानी क्या प्रोड्यूस करने के काम में लाई जाती है, ये
प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के काम में लाई जाती है और एनालिसिस के लिए भी काम में लाई जाती है। कैसे लाई जाती है एनालिसिस के, ये आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ ये समझ में आना चाहिए, ये डिवाइस है जो कि क्या प्रोड्यूस करने के काम में लाई जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के काम में लाई जाती है। या सिंपल वर्ड्स में आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के काम में लाई जाती है। अच्छा, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? बेसिक प्रिंसिपल में आप ये कह सकते हैं, क्या है ये? इट इज बेस्ड ऑन डबल रिफ्रैक्शन। किस पर बेस्ड है? डबल रिफ्रैक्शन पर। इट इज बेस्ड ऑन डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन, ये डबल रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। ध्यान रखिए, निकोल प्रिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन डबल रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसकी क्या? कंस्ट्रक्शन की। ये नोट कर लिया ये। अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की और फिर हम देखेंगे ये इसकी वर्किंग, यानी किस तरह से वो अनपोलराइज्ड लाइट को किस में बदलती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदलती है। सो अब आइए इसकी कंस्ट्रक्शन पे, है ना। निकोल प्रिज्म की हम क्या लिखेंगे अब? इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए देखो, इसमें कैल्साइट क्रिस्टल होते हैं और जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है, मैं एक बार यदि ये डायग्राम अपना क्लियर होगा, रफली यदि बात करूं कि ये इस तरह से किया जाता है इसको कि ये वाला एंगल है वो क्या हो जाए? 68 डिग्री हो जाए। जैसे 69 कैल्साइट क्रिस्टल में 69 था वहां, और ये 109 से क्या हो जाए? 112 हो जाए इस तरह से। फिर इसको अपोजिट डायगोनली काट ले आप और फिर इसको एक कनाडा बाल्सम नाम का ट्रांसपेरेंट ग्लू है उससे वापस चिपका दें। और इसको सिंपल लैंग्वेज में देखिए, आप ये कह सकते हैं, यदि ये नहीं है, इसमें दो कैल्साइट क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, कट एट 68 डिग्री एंगल विद इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहें अपन? ये कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ two calcite crystals which, जो कि क्या कर लिया जाता है? which are cut, कैल्साइट क्रिस्टल कट एट कितने एंगल पे? कट एट 68 डिग्री एंगल, किसके साथ में? विद इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। विद इट प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये मैं बताऊं, ये इसको मैं बनाऊं इस तरह से, तो ये इस तरह से, ये जो है ये एंगल कितने का है? ये जो कह रहे हैं 68 डिग्री का है। और कितने प्रिज्म है? ये 2 प्रिज्म है। ये जो मैं बना रहा हूं ये वाला, ये इसका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। थोड़ा इसको और आगे एक्सटेंड कर देता हूं। ये जो बना रहा हूं ये रेशियो कितना होता है? 3:1:3 रेशियो में 1:3 का है ये। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल देख रहे हैं वो एंगल कितने का बताया? 68 डिग्री का। और ये जो एंगल है ये वाला, ये आपका बताया कितना? 112 का, है ना। ये इस तरह से है। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना है? ये एंगल बताया आपको 68 डिग्री का। और ये एंगल है, ये कितना बताया आपको? 112 का। यानी आप इसको इस तरह से फिनिशिंग करें, यदि ऐसे भी था ये, तो ये वाला एंगल है, ये इस तरह से करो कि ये वाला एंगल है, ये पहले ऐसे था, तो ये वाला एंगल तो कितना हो जाए? 68 का, और ये कितना हो जाए? 112 का हो जाए। आपके पास कितने कैल्साइट क्रिस्टल हैं? 2 कैल्साइट क्रिस्टल्स हैं। ये इस तरह से, ये यहां से
टू कैल्साइट क्रिस्टल है, दोनों ही आइडेंटिकल है इस तरह से, ये वाले टू पीसेज हैं कैल्साइट क्रिस्टल के। दोनों को आपने क्या किया, एक ये है और एक ये है, आपने कहा कितने एंगल पे कट किए हुए हैं, 68 डिग्री पे कट किए हुए हैं आपने, है ना, 68 डिग्री पे कट कर रखे हैं, किसके अबाउट विद इट्स प्रिंसिपल एक्सेस, ये इसकी कौन सी एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस है। और फिर इन दोनों को किससे जोड़ दिया गया, कनाडा बाल्सम नाम के ट्रांसपेरेंट ग्लू से जोड़ दिया। ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ जो मैं बना रहा हूं, ये है एक ट्रांसपेरेंट ग्लू है जिसको क्या नाम दिया गया है, कनाडा बाल्सम, इससे जोड़ दिया गया है। कनाडा बाल्सम की खास बात होती है, इसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, 1.55। इसका कनाडा बाल्सम का होता है 1.55। और ये जो देख रहे हैं आप कैल्साइट क्रिस्टल, इसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों रे के लिए अलग अलग होता है। एक के लिए होता है इसका 1.658, कौन सी रे के लिए, ओ रे के लिए, और दूसरी रे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसके लिए होता है 1.486। क्या कहा मैंने यहां देखो क्या कहा कि ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है, ये तो क्या था, कनाडा बाल्सम था, यहां लिख देते हैं कि ये क्या है, ये दो कैल्साइट की क्रिस्टल हैं जो कितने एंगल पे कट किए हुए हैं, 68 डिग्री एंगल पे कट किए हुए हैं, किससे, अपनी प्रिंसिपल एक्सेस से, है ना। अब इन दोनों को किससे ज्वाइंट कर दिया गया, इससे ज्वाइंट कर दिया गया, इसका नाम क्या है, कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम एक ट्रांसपेरेंट सीमेंट होती है ना, एक ट्रांसपेरेंट सीमेंट कनाडा बाल्सम से इन दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। क्लियर है। ये जो नीचे वाला जो लोअर पार्ट है इस पे क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, ब्लैक एंडेड है ये जो है, ये जो ब्लैक एंडेड कर दिया गया है, यहाँ पे पेंट कर दिया गया है, ये जो देख रहे हैं यहाँ ब्लैक पॉलिश्ड कर दिया गया है। क्लियर है ये। तो हम सबसे पहले, और यही हमारा क्या बन गया, निकोल प्रिज्म बन गया। क्या लिखे हम, इट कंसिस्ट ऑफ टू कैल्साइट क्रिस्टल कट एट 68 डिग्री एंगल विद इट्स प्रिंसिपल एक्सेस। अब देखो इसके साथ में बोथ आर जॉइंड टुगेदर, बोथ आर जॉइंड टुगेदर by a transparent glue called, इस ट्रांसपेरेंट ग्लू का नाम क्या है, कनाडा बाल्सम, कॉल्ड कनाडा बाल्सम। इस ट्रांसपेरेंट ग्लू को ही हम क्या कहते हैं, कनाडा बाल्सम कहते हैं। इस ग्लू से इसको चिपका दिया गया है, ये देख रहे हैं आप। अब देखो इसको इस ट्रांसपेरेंट ग्लू से चिपकाने के बाद में हमें ये लिखना है कि कनाडा बाल्सम का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, 1.55। द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम, द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम, इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम इज कितना, 1.55। कनाडा बाल्सम का कितना होता है, 1.55। और ये कौन है, कैल्साइट क्रिस्टल है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होता, ओ रे के लिए अलग होता है और ई रे के लिए अलग होता है। कनाडा बाल्सम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ही रे के लिए क्या होता है, सेम। तो द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल, द refractive index of कैल्साइट क्रिस्टल इज कितना होता है, 1.658 फॉर ओ रे। कौन सी रे के लिए, ओ रे के लिए, ऑर्डिनरी रे के लिए।
एंड 1.486 फॉर ई रे। क्लियर है? यानी और ए के लिए इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1.658। यानी और ए के लिए कैसे मीडियम का काम करता है ये डेंसर का, तो कनाडा बाल्सम क्या हो जाएगा, रेरर हो जाएगा। कनाडा बाल्सम है, ये देखो ये क्या बन गया, कनाडा बाल्सम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के लिए सेम है, लेकिन कैल्साइट का इसके लिए क्या है 1.658। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो मीडियम क्या होता है, डेंसर। तो कैल्साइट क्रिस्टल डेंसर का काम कर रहा है किसके लिए, और ए के लिए। तो ये वाला और ए के लिए किसका काम करेगा, रेरर का। तो मैं यदि ये कह देता हूं क्या, यहां पे यदि ये लिख देता हूं, यहां डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और करेंगे हम। यहां यदि आपने लिख लिया तो मैं ऊपर थ्योरी लिखने के लिए यहां, यानी आप ये कह दें कि कनाडा जो बाल्सम है वो रेरर मीडियम का काम करेगा। कौन सी रे के लिए रेरर मीडियम का काम करेगा, ओ रे के लिए, क्योंकि कैल्साइट ओ के लिए कैसे मीडियम का काम कर रहा है, डेंसर। आपको कैसे पता लगा डेंसर, क्योंकि इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं द कनाडा बाल्सम एक्ट एज कैसा मीडियम, रेरर मीडियम फॉर ऑर्डिनरी रे। क्योंकि ये डेंसर बन रहा है ये, तो ये कनाडा बाल्सम क्या होगा, रेरर। ये डेंसर है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, फॉर ओ रे, ऑर्डिनरी रे के लिए। एंड इट एक्ट एज इट किसकी बात चल रही है, कनाडा बाल्सम की। एक्ट एज ए कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम फॉर ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए। ये बात क्लियर है। अब देखो ये बात क्लियर है तो अब हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन बना दी हमने सिंपल। हमारे पास क्या थे, दो कैल्साइट क्रिस्टल थे, कितने एंगल पे कट किए हुए थे, 68 डिग्री एंगल पे कट किए हुए थे। अच्छा, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो यदि पूछा जाए आपने तो कितना होता है, 3:1। इसकी लेंथ है ब्रेड्थ की कितनी होती है, थ्राइस होती है, 3 टाइम्स होती है ना। और इसको यहां से एक ट्रांसपेरेंट ग्लू आता है जिसको क्या, कनाडा बाल्सम है ना, ट्रांसपेरेंट सीमेंट आती है, कनाडा बाल्सम बोलते हैं उससे। इसको क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, यही किया। अच्छा, अब यहां देखिए इसकी हम बात करेंगे वर्किंग की। ये नोट कर लिया तो नोट करिए इसको। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग में क्या होगा, जैसे ही अनपोलराइज्ड लाइट यहां पे इंसिडेंट कराएंगे, है ना, जैसे ही यहाँ पे वर्किंग में आप जैसे ही यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराएंगे इस पे, ABCD जो प्रिंसिपल सेक्शन दिखाया हुआ है इस पे, कैसी लाइट, अनपोलराइज्ड। ये वाली जो लाइट है वो कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट। कैसे पता लगा अनपोलराइज्ड लाइट है, क्योंकि इसमें ये वाली वाइब्रेशन भी है और साथ में डॉट वाली वाइब्रेशन भी है। तो ऐसी लाइट को हम क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। कहां पे आई ये, कैल्साइट क्रिस्टल पे आई। तो कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, 2 पार्ट्स में। एक तो वो रे जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे नहीं करती, मैं इसको इस रेड पेन से दिखा रहा हूं, यानी ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे नहीं करती। वो कौन सी रे होगी, उस रे को आप बोलते हो क्या, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे यानी ई रे। ये जो रे देख रहे हैं ये कौन सी रे होगी, ई रे। ई रे के पास जो वाइब्रेशंस होते थे वो कौन से वाइब्रेशन होते थे, ये वाले वाइब्रेशंस होते थे, इस तरह वाली वाइब्रेशंस लेके जाती थी इस तरह से। अब आप कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए कनाडा बाल्सम कौन से का काम कर रहा है, डेंसर मीडियम का या रेरर मीडियम का, ये काम करता है डेंसर मीडियम का।
तो ये इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और वैसे भी इसको नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों दिया है, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे नहीं करती। और एक वो रे जो कि यहाँ स्प्लिट हो रही थी सेकंड वाली, वो क्या कर रही थी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे कर रही थी। और उसके पास कौन से वाइब्रेशंस हैं, डॉट वाले वाइब्रेशंस हैं। जैसे यहां देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, जैसे ये कहें आप ये नॉर्मल है, यदि यहां मैं ये कहूं ये इस पेन से बना रहा हूं वो नॉर्मल है। अब जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुई, इसके लिए जो स्फीयर के लिए, इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल होता है लगभग 69 डिग्री। तो 69 डिग्री से ज्यादा हुई, देखो कंडीशन क्या आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। कनाडा बाल्सम कौन सी रे है ये, ओ रे। ओ रे के लिए मैंने कहा था कैसे मीडियम का काम कर रहा है, रेयर। तो ये डेंसर से किस में आ रही है, रेयर में। कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, टीआईआर वाली। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है। तो ये डेंसर है इसके लिए, और कनाडा बाल्सम क्या है, रेयर है। तो डेंसर से रेयर में आएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका टीआईआर हो जाएगा। टीआईआर का मतलब फिर से क्या आ जाएगी, वो इधर आ जाएगी। और टीआईआर के कारण यहाँ टीआईआर होने के कारण ये है, ये इधर आके इसको कौन अब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपने ये दिखाया इस तरह से, मैं ये आप देख पा रहे हो, तो ये तो क्या था, नॉर्मल था। ये जो बनाया था मैंने, यहाँ मैंने सिर्फ दिखाने के लिए दो ट्यूब बनाए थे, नॉर्मल था। और ये इसका क्या हो गया, टीआईआर हो गया। टीआईआर होने के बाद में ये किसके द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है, ब्लैक एंडेड सरफेस के द्वारा क्या कर ली जाती है, अब्जॉर्ब। आप यही तो चाह रहे थे कि ये जो लाइट है ये उधर ना मिले, क्योंकि मिलने के बाद में फिर से क्या हो जाएगी, वो अनपोलराइज्ड। तो ये इधर आते ही टीआईआर हो जाएगा इसका। और ये एंगल हमने एडजस्ट इसी तरह से किए हैं ताकि ऑलवेज यहाँ लाइट गिराई जाए तो उसका क्या हो जाए, टीआईआर हो जाए। और ये जो रे ऑब्जॉर्ब हो रही है, ये कौन सी रे थी, ये थी आपकी ऑर्डिनरी रे। सो ऑर्डिनरी रे इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक एंडेड सरफेस। तो ये आप समझ गए होंगे। तो हम इसके क्या लिख दें, यहाँ चाहे नाम दे सकते ए बी सी डी ई, इसका प्रिंसिपल सेक्शन का। और ये जो लाइट थी, ये जो देख रहे हैं, ये कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है ये जो देख रहे हैं। और ये जो है ये कैसी लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो निकोल प्रिज्म है वो अनपोलराइज्ड लाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर। तो हम लिख लेते हैं इसकी वर्किंग में, तो वर्किंग में क्या नोट करेंगे इसकी, कि when unpolarized light is incident on the Nicol prism, working when unpolarized light is incident on the Nicol prism, then it split into two parts, है ना। कौन कौन से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ऑर्डिनरी रे, ओ रे एंड ई रे, है ना। इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यदि चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी रे इज दैट रे विच ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज दैट रे विच डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आपने लिख दिया इसको। दोनों ही कैसे हैं, प्लेन पोलराइज्ड हैं, यहां ध्यान रखिए। ये जो है कनाडा बाल्सम व्हेन कौन सी रे, ऑर्डिनरी रे
ओ रे एंटर, कहां एंटर करती है? व्हेन ओ रे एंटर फ्रॉम कैल्साइट क्रिस्टल टू, फ्रॉम कैल्साइट टू कनाडा, कैल्साइट क्रिस्टल टू कनाडा बाल्सम, at angle of incidence greater than the critical angle of the medium, greater than the critical angle of the मीडियम की क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे, और इसका क्रिटिकल एंगल लगभग कितना होता है? 69 होता है। 69 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है। इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, ये क्या हो जाएगा? इट इज, मैं ऊपर लिख दूं यदि आपने ये लिख लिया तो, इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, ये क्या हो जाएगी? टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। So it is totally, then it is totally reflected and absorbed by the black ended surface। यहाँ black ended surface है, ये पेंट कर रखा है ना, black ended surface, black पेंट कर रखा है यहाँ, and absorbed by the black ended surface। ये ब्लैक एंडेड सरफेस के द्वारा क्या कर ली जाती है? अब्जॉर्ब कर ली जाती है। एंड ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे डज नॉट अफेक्ट, क्योंकि ये कहां से कहां जा रही है? ये जा रही थी कि ये कनाडा बाल्सम इसके लिए कैसे मीडियम का काम कर रहा था? डेंसर का काम कर रहा था। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डज नॉट affected by the कनाडा बाल्सम, यानी इसका TIR नहीं होगा कनाडा बाल्सम, बिकॉज कनाडा बाल्सम इसके लिए किसका काम कर रहा था? इसके लिए डेंसर मीडियम का काम कर रहा था। तो रेयर से डेंसर में आती है तो TIR नहीं होता। तो इस तरह से इट विल बी प्लेन पोलराइज्ड, ये क्या होगी? एक प्लेन पोलराइज्ड होगी, है ना। सो नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, करिए नोट। हाँ, यहाँ पे ये जो है एंगल, ये जो ध्यान में होना चाहिए, ये जो एंगल है ना, ये टोटल एंगल कितना है आपके पास में? ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, यानी ये जो है ये कितना एंगल पे है? 90 डिग्री है, ये ध्यान रखिए, है ना। और इसी तरह से इसका ये वाला 90 है, ये वाला कितना है? 112 है, वो याद रखने की जरूरत नहीं अपने को, ये ध्यान रखिए कितना है? 90 है ना।